मेव प्रशासनाद्वारे कर्मचाऱ्यांचा हनन करणाऱ्या अधिष्ठाता यांचा निषेध असो, निषेध असो, कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक हनन करणाऱ्या अधिष्ठाता यांचा निषेध असो, निषेध असो। हमारा नेता कैसा हो, वामन मेश्राम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वामन मेश्राम जैसा हो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांचा विजय असो। साथियों, हम आज पहुंचे हैं नागपुर के आईजीएमसी कॉलेज। आईजीएमसी कॉलेज को नागपुर जो है वो मेयो हॉस्पिटल के नाम से पहचानता है। यहाँ पर आज जो है कर्मचारियों का एक धरना यहाँ पर में हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जानते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम बोबड़े है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य का जनरल सेक्रेटरी। आज ये जो धरना प्रदर्शन रखा है सर, ये किन मुद्दों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी जो उपशाखा है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, इसकी एक हेल्थ शाखा है, तो उसके द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो मेयो अस्पताल के नाम से जाना जाता है, इसमें जो बेड अभी तक सैंक्शन नहीं है, सरकार से जो मंजूरी लेनी चाहिए वो सैंक्शन नहीं किया गया और उसके लिए पर्याप्त मैन पावर जो भी कर्मचारी चाहिए वो भी सैंक्शन नहीं है। तो वो जबरदस्ती से हम 3-4 साल से ये बता रहे हैं सरकार को कि आप लोगों ने वो बेड सैंक्शन कर लेने चाहिए और उसके लिए उसके बाद में पर्याप्त कर्मचारी जो है वो भर्ती की जाएगी, लेकिन ऐसा ना होते हुए भी वो ज़्यादा के वार्ड और बेड्स शुरू कर रहे हैं और इसके वजह से हम लोग नर्सिंग स्टाफ है और बाकी सब स्टाफ है, उनको पेशेंट जो यहाँ पे आते हैं उनको क्वालिटी केयर देना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से पेशेंट केयर के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ जो रेशियो है स्टाफ और नर्स का, ये मेंटेन ना होने की वजह से कर्मचारियों के ऊपर भी मेंटली और फिजिकली उनके ऊपर परिणाम होता है। तो इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे एक दूसरे धरना आंदोलन कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि स्टाफ की कमी की वजह से लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? लोगों पर मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कराने के लिए पेशेंट आ रहे हैं, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऐसे जो नर्सेस के बारे में रेगुलेटरी कमेटी है इंडिया की, वो एक तय करता है कि कितने पेशेंट के लिए कितने नर्स होने चाहिए। ऐसा तो सबके लिए है कि कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने सर्वेंट होने चाहिए, लेकिन हमारे पर्टिकुलर नर्सिंग के बारे में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये तय करती है रिसर्च के तौर पे। तो उसका रेशियो है, जनरल वार्ड है तो 5 to 6 पेशेंट या बेड के लिए एक स्टाफ होना चाहिए। अगर आईसीयू में है तो आईसीयू में एक पेशेंट के लिए एक नर्स होनी चाहिए हर शिफ्ट में। तो अगर उन्होंने कुछ रिसर्च किया है कि इतने में इतना ही केयर दे सकते हैं तो इसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मेयो के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में ही ये समस्या है कि वहाँ पे वो रेशियो मेंटेन नहीं होता है। और अगर वो रेशियो मेंटेन नहीं होगा, मान के चलो 10 बेड के लिए एक आदमी काम कर रहा है, एक कर्मचारी स्टाफ नर्स काम कर रही है और रेशियो बोल रहा है एक के लिए एक होना चाहिए आईसीयू में, तो ऐसे समय में क्या वो क्वालिटी केयर दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। अगर नहीं दे पाएगी तो उसका परिणाम जो है पेशेंट ट्रीटमेंट के ऊपर होगा, उसके स्वास्थ्य के ऊपर होगा, जो हो रहा है। तो हमारी मांग उसी के लिए है कि पहले इस देश की जो जनता, सामान्य जनता, गरीब जनता यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आती है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कौन आती है? सामान्य जनता आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक क्वालिटी नर्सिंग केयर दे सके, क्योंकि नर्स एक 24 आवर्स जो कर्मचारी वहाँ पे होता है वो है नर्स। तो इसलिए हम क्वालिटी केयर देने के हिसाब से सरकार से ये मांग कर रहे हैं। पेशेंट के स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत बड़ा परिणाम होता है, क्योंकि वही 24 आवर्स काम करते हैं, उनको ही सब पता होता है, ट्रीटमेंट हम खुद देते हैं, सभी चीज़ें हम करते हैं, इसलिए उसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। नागपुर के हिसाब से 2 बड़े हॉस्पिटल जो है वो ऐसे कहे जाते हैं कि नागपुर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर में लोगों की संख्या आती है। तो क्या लगता है आपको, जो अभी आप जहाँ पर अब हम खड़े हैं मेयो हॉस्पिटल में, क्या यहाँ पर की जो व्यवस्था है वो लोगों के हिसाब से पूरी नहीं बताई जा सकती? मेरा नाम पल्लवी चौधरी है। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ याची प्रेसिडेंट आहे। आपण विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने हे सांगू इच्छिते मी की पहिले कोविडच्या आधी जे आहे लोकांचा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलकडे येण्याचा जो वाव होता तो कमी होता, पण कोविडमध्ये जे त्यांनी बघितलं आहे प्रायव्हेट हॉस्पिटलला जाऊन त्यांना बहुतांश पैसा हा कोविड
प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये खर्च करावा लागला, तेव्हा लोकांना समजलं की जेव्हा लोक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला ट्रीटमेंटला आले तेव्हा जास्त जो डेथ रेशो होता तो प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जास्त होता आणि गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला तो डेथ रेशो कमी होता. म्हणजे त्यांना हे लक्षात आलं की गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये नक्कीच ट्रीटमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने केली जाते. ते कोविडच्या नंतर गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये पेशंट रेशो हा खूप जास्त प्रमाणात वाढलेला आहे. त्या अनुषंगाने जर बघितलं मेयो हॉस्पिटलमध्ये सरांनी जसे सांगितले आताच की जो INC इंडियन नर्सिंग काउन्सिलच्या हिशोबाने जर बघितलं की ICUचा 1:1 म्हणजे एका पेशंटच्या मागे एक स्टाफ नर्स असायला पाहिजे आणि वॉर्डमध्ये 5 पेशंटच्या मागे एक स्टाफ असायला पाहिजे. जर इथे पेशंटचा रेशो वाढतो आहे त्या अनुषंगाने स्टाफचा किंवा स्टाफ नर्सेसचा जो रेशो आहे तो वाढलेला नाही आहे. म्हणून तो वाढला तर इथे चांगल्यात चांगल्या केअर करता येईल असं मला वाटतं. सर, मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कर्मचारियों की भर्ती है उसको कंत्राटी पद्धति से लेने का जो काम शुरू किया था, तो क्या उसका भी असर इन सब चीज़ों पर पड़ रहा है? हाँ, ये चीज़ें जो है ये किस लिए की जा रही है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बेड तो बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन स्टाफ की भर्ती उसके प्रमाण में नहीं हो रही है. तो इसके पीछे पूरे देश में और महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी उनका एक गुपित एजेंडा है. जो शासक है इस देश में अभी, उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा ये है कि जितने भी सरकारी आस्थापनाएं हैं, चाहे एजुकेशन रहे, चाहे हेल्थ रहे या अदर, तो इसमें जो पर्याप्त मैन पावर लगता है वो ना देना. इसके वजह से क्या होगा कि उनकी जो भी सुविधा प्रोवाइड करने का काम है, जैसे यहाँ पे है हेल्थ, एजुकेशन में है शिक्षा देना, तो ये वो नहीं दे पाएंगे. और ये अगर वो नहीं दे पाएंगे तो बदनाम कौन होता है? कर्मचारी होता है. तो पहले जो है मैन पावर कम देना, इन्वेंटरी जो है सामग्री जो है वो कम देना और इसके वजह से जनता में उसका जो है प्रचार करना और प्रचार करके जो है उसके विरोध में जनता को खड़ा करना. अगर एक बार जनता गवर्नमेंट सेक्टर्स आस्थापनाओं के विरोध में अगर बोलनी शुरू हो जाती, खड़ी मतलब वो सवाल खड़ा करने शुरू कर देती है, तो उसको प्राइवेटाइज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. तो इसके पीछे ये जो छोटा सा दिख रहा है लोगों को ये मामला, इसके पीछे गुप्त एजेंडा उन लोगों का ये है. गुप्त एजेंडा क्या है कि इन सभी सरकारी आस्थापनाओं का कंत्राटीकरण किया जाए. प्राइवेट जो अदानी अंबानी जैसे लोग हैं उनको आने वाले समय में ये दे सके, ताकि लोग जो है पहले उसके लिए ये बैकग्राउंड बनाया जाए. ये पर्याप्त मैन पावर ना देना, पर्याप्त साधन सामग्री नहीं देना, इसके वजह से उस मेडिकल कॉलेज या उस सेक्टर को बदनाम करना, और बदनाम हो गया तो जनता जब बोलेगी प्राइवेट कर रहे हैं तो जनता बोलेगी चलो अच्छा हो रहा है. लेकिन जनता को इतना समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं. लेकिन गुप्त एजेंडा उसके पीछे ये है कि इनको जो है प्राइवेट करने के लिए जो है ये काम किए जा रहे हैं. दूसरा, कंत्राटी भर्ती से भी इसका क्या होता है? कंत्राटी भर्ती करने से अगर उसको कम पेमेंट किया जाए, वेतन दिया जाए, तो वो और बाकी सुविधाएं सरकारी कर्मचारी जैसी नहीं दिए जाए तो वो उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा. और वो उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा तो फिर से बदनाम करना शुरू हो जाएगा और शुरू होके एक दिन ये बेचने में वो कामयाब हो जाएंगे. तो इसके पीछे ये एजेंडा है, प्राइवेटाइजेशन करने का ही एजेंडा इसके पीछे है. हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2023 को जो एजुकेशन विभाग का 62,000 स्कूल है महाराष्ट्र में, उसको पूरा बेचे जाने के संबंध में जो महाराष्ट्र सरकार ने GR निकाला था, पूरे महाराष्ट्र में उसके विरोध में संवैधानिक तरीके से जो है उसका विरोध किया था. आज सरकार कुछ हद तक पीछे गई है, लेकिन आने वाले समय में वो किसी भी हालत में करेगी. लेकिन फिर भी हमारा विरोध उनको जाहिर रहेगा, करते रहेंगे. ये सब बैकग्राउंड में उसी के लिए कंत्राटीकरण करने के लिए ये चीजें की जा रही है. इसका संबंध उसी से है. हम वही रोकना चाहते हैं कि इस देश के जनता के द्वारा, पैसे के द्वारा, उनके पैसे से जो भी सरकारी संस्थाएं, चाहे हेल्थ रहे, एजुकेशन रहे, ये खड़ी हुई है, वो बरकरार रहे और हमारी जनता को उसकी सेवा मिल सके. आपका आगे कदम क्या होगा? ये अगर हमारी मांगे, जो सिंगल मांग है कि जब तक ये यहाँ के बेड्स, ज़्यादा के जो बेड्स है वो मंजूर नहीं किए जाते और उसके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती है, तब तक ये नए वार्ड्स नहीं खोले जाए, ये हमारी मांग है. अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ये जो आज मेयो अस्पताल का मुद्दा है ये हम पूरे राज्य में लेके जाएंगे, क्योंकि पूरे राज्य के मेडिकल कॉलेज में यही हालत है. और हमें इसको राज्य लेवल का बना के इससे भी तीव्र और उग्र आंदोलन आने वाले समय में हम राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, आरोग्य शाखा और हमारी बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं, MSRTC है, रेलवे है,
प्रोटॉन है एजुकेशन में, इन सभी शाखाओं की तरफ से और जो भी जनता है उनको साथ में लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। साथियों, आपने देखा कि इस देश में वैसे तो कल 26 जनवरी है और संविधान लागू होने के बाद के 75 साल के बाद में भी जो मूलभूत सुविधाएं संविधान ने भारत के हर नागरिक को दिया था, वो कहीं ना कहीं इन सरकारों के माध्यम से छीनी जा रही है। उसका कंट्राटीकरण किया जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और यहाँ जो स्थिति है वही स्थिति पूरे महाराष्ट्र में, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में, देश भर में जो सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है लगभग इसी तरह की स्थिति है। और ये स्थिति कब तक बदल पाएंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं राकेश, कैमरामैन सचिन के साथ, नागपुर। धन्यवाद।